अस्सलामु अलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाजरीन, आज बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस हवाले से एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया, जिससे वजीर आजम इमरान खान साहब ने खिताब किया। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन काम किया है। जाहिर है अपोजिशन की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कराची के हवाले से बात करें तो नशिस्तों के लिहाज से शहर की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुल्क में महंगाई के हवाले से हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए पहले आपको दिखाते हैं वो। तब्दीली सरकार ने इंतखाबात में आने से पहले और इंतखाबात के बाद अवाम से कई वादे किए थे और अब तब्दीली सरकार को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन क्या इन 3 सालों में जो वादे अवाम से किए थे वो वफा किए हैं? आए ज़रा अवाम से ही जान लेते हैं। महंगाई तो हो रही है बहुत ज़बरदस्त। हम तब्दीली नहीं, तब्दीली कोई 3 साल पूरे तब्दीली किधर है भाई? कोई तब्दीली नज़र नहीं आया। ये अवाम परेशान है, सारा परेशान है भाई। यकीन मानो इधर हालात बहुत ख़राब है। नहीं बस अल्लाह दोबारा क़यामत तक इसको नहीं ले जाए। बस हमारा तौबा है इससे भाई। अगर ये है ना, यकीन मानो ये जो है कमीज़ पहनते फिर जो है कमीज़ भी नहीं होगा ऐसा। हमारा बिल्कुल खाला तौबा है, खाला। लेकिन इसको दोबारा फिर नहीं क़यामत तक नहीं ले आए। तो वो पिछले हुकूमत थोड़ा सही था, जो भी ज़ादारी था, जो भी था। नवाज शरीफ तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह। उसने रोडें भी बनाया, सस्ती भी थी, आवाम के लिए भी अच्छा था, का जो ना अमन भी आया, सब कुछ किया माशाल्लाह भाई। लेकिन इसमें तो भाई क्या बोल, इसमें हालात सही नहीं है, इसमें बोल के अल्लाह परेशान है बस। देखें ना, चीनी 100 रुपये से किलो ऊपर हो गई है, सही है। आटा 60-70 रुपये पे चले गया। अब इसके अलावा बंदा देखे तो किस तरीके से दे दे। सरकार को बोलते हैं, सरकार बोलती है नहीं तब्दीली लाएंगे। क्या तब्दीली लाई 3 साल में? उम्मीद नहीं है इस तब्दीली से। उम्मीद होती 3 साल में आ जाती उम्मीद, कुछ ना कुछ तो आती। ये जब 3 साल में इतना कर दिया, आने वाले 2 सालों में तो हम रोडों पे आ जाएगी। दिन ब दिन वैसे ही हालात ख़राब होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और कारोबार की नौयत तो समझ लो सिपर से भी सिपर पे आ गई है। बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन निज़ाम को सही कर दे। भले कोई भी पार्टी हो, कोई भी हुकूमत हो, हमें रिलीफ चाहिए, आवाम को सहूलत चाहिए, आवाम का कारोबार चलना चाहिए। अगर इसी तरह हालात रहा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। डकैतियाँ भी बढ़ेंगी। लग तो नहीं रहा कि पाकिस्तान को बिगाड़ दिया भाई, सुधारने की तो दूर की बात है। और हम तो दुआ करते कि अल्लाह करे कि ये सुधार जाए। इससे पहले जो भी थे, चोर थे, डाकू थे, जो ये लोग कहते हैं, 100 गुना इससे अच्छी हुकूमत थी। लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी थी, खुशहाल ज़िंदगी थी। ये भाई गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब आदमी जो पहले 4 रोटी खाता था, वो 4 भी ख़त्म हो गया उसका, सिर्फ रोटी रह गई। नहीं होगी इनकी, इंशाल्लाह इनकी हुकूमत नहीं होगी। जिस तरह इन्होंने किया है, हम लोगों को परेशान किया है, पब्लिक को, आवाम को जिस तरह परेशान किया है, नहीं होगी इनकी हुकूमत। तब्दीली सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। 3 साल मुकम्मल हो गए। बेरोज़गार तो जो है ना और बेरोज़गार हो गया। 2 साल और गुजरेगा तो हम लोग भूख से मर जाएगा। इतना चीज़ महंगा हो गया। महंगाई तो बहुत हो गया। पहले जो इससे 3 साल से जो पहले था ना, उससे डबल हो गया। डबल नहीं, ट्रिपल हो गया। बहुत महंगाई है, लोग परेशान हो गए। कोई तब्दीली अभी तक हमने तो नहीं लगाई। हमने तो कोई तब्दीली नहीं देखी 3 सालों में। पता नहीं कब आएगी। हम लोग मर जाएंगे तो फिर आएंगे। शहर कायद की आवाम की राय आपने मुलाहिजा की। महंगाई के हवाले से कुछ खुश और कुछ नाखुश नजर आए। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। नाजरीन, रुपए पर अगर बात की जाए तो रुपए पर दबाव बरकरार है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत को पर लग चुके हैं। महंगाई के हवाले से जो वजूहात सामने आ रही हैं, उसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और रिकॉर्ड तिजारती खसारा शामिल है। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तानी रुपए की गिरावट में किरदार अदा कर रही है। मुआशी माहिरीन की जानिब से महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सियासी तजिया निगार और सीनियर रहनुमा जाहिद ऐवान साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि महंगाई का जिन बेकाबू है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने अवाम की वो दुखती रग पर आज वो स्टेप उठाया है, कदम उठाया है, जो कि अवाम जिस पे रोना काफी अरसे से रो रही है। इसमें अभी आपने जैसा कि सुना कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताता चलूं कि पास्ट में भी जितनी गवर्नमेंट आई हैं,
لیکن اس میں مہنگائی کا طوفان اس حد تک نہیں بڑھا تھا کہ غریب آدمی اتنا بیزار ہو جائے اور کرپشن اور کرائم بڑھ جائیں اور مجبور ہو جائے خودکشیوں پہ. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک ایسی گورنمنٹ ہے, میں کہوں گا ابھی جیسے آپ نے عوام کی رائے سنی, یہ ایک کراچی قائد اعظم کے شہر کی نہیں, یہ پورے پاکستان قائد اعظم کے آزاد پاکستان میں جتنی عوام ہے, جتنے شہروں میں صوبوں میں رہنے, سب کا رونا یہی ہے, مہنگائی مہنگائی مہنگائی. میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گا اور ایوانوں میں بیٹھے ہوئے اس سوئے ہوئے بے ضمیر وزراء جو ہیں یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہ خدارا عوام کو آپ مٹانے آئے یا غربت مٹانے آئے. آپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے جو آپ کے سلوگن تھے, نعرے تھے کہ میں اتنے دن میں یہ تبدیلی لے آؤں گا, اتنے عرصے میں یہ کر دوں گا, میں اس طریقے سے پیسے واپس لاؤں گا, ڈالر یہاں جائے گا, تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ پہلے سے بڑا یا کم ہوا ہے؟ اور سب سے بڑا اس میں کریڈٹ یہ جاتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مہنگائی بڑھنے میں کہ مین جتنے بھی کارٹیلز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو خان صاحب کے ارد گرد جتنے وزراء ہیں جیسے ندیم بابر جیسے ترین جیسے, جن کا خان صاحب نے تو عوام میں یہ دیکھیں اقتدار میں آنے سے پہلے کنٹینر میں اتنے ماہ کنٹینر پہ چڑھ کے کیا وعدے کیے تھے, ان کے سلوگن کیا تھے. اچھا زاہد صاحب, کابینہ میں بیٹھی ہوئی جو ٹیم ہے خان صاحب کی, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ مہنگائی کے جن کو قابو کر سکتی ہے کسی طریقے سے؟ بات یہی ہے, میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں عوام کو آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمیشہ اصلاح اپنے گھر سے ہوتی ہے شروع. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیتے ہیں اور مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو مدینہ کی ریاست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مثال تھے, کردار کے حساب سے, اخلاق کے حساب سے, اپنی کارکردگی کے حساب سے, اپنے ان بیانات کے حساب سے, سچائی کے حساب سے. آپ مجھے بتائیں نا خان صاحب کی کون سی ایسی ایک بات ہے جس پہ امپلیمنٹ کیا اور پورے اترے ہوئے ہوں, جہاں خان صاحب کسی بھی چیز پہ اگر ایکشن لیتے ہیں مدینہ کی ریاست میں وہ چیز اس ڈبل قیمت پہ آ جاتی ہے اور وہ مافیا اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ خان صاحب کی بات کا الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اسی حوالے سے ہم بات کریں, اگر 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 27 روپے مزید اضافہ ہوا ہے اور اب 1164 روپے کا آٹے کا تھیلا ہو گیا ہے, جبکہ چینی کے حوالے سے بات کریں 85 روپے کہا جا رہا تھا گورنمنٹ کی جانب سے کہ چینی کی قیمت 85 روپے رکھی جائے گی, لیکن دعویٰ ان کا دھرا رہ گیا ہے اور 1 روپے 76 پیسے اضافہ ہوا ہے. دیکھیں میں یہ 3-4 چیزیں تو غریب آدمی کی زندہ رہنے کے لیے لازمی ہے جو آپ بتا رہی ہیں نا. تو غریب آدمی سبزی, دال, چینی, آٹا, چاول, یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو زندگی میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ لے لیں کہ بجلی, کرایہ گھر کا اور نوکری. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے روزگار دینے کے وعدے وہیں کے وہیں دھرے رہ گئے اور بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے. ایک غریب آدمی جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ اگلے دن آج کماتا ہے اور کل کھاتا ہے, اپنے بچوں کے روز اس کا چولہا جلتا ہے, روٹی. اب وہ کھانا کرے, پورا کرے, بل دے بجلی کے, جس تیزی سے بل بڑھائے گئے ہیں, گیس غائب کر دی گئی ہے, غائب انڈسٹری والے رو رہے ہیں. میں تو ابھی صرف غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں, وہ تو چھوڑیں, کاروباری طبقہ جو رو رہے ہیں, انڈسٹریل جو رو رہا ہے. اب آپ کو میں زندہ مثال دوں کہ غریب آدمی اپنے بچوں کو مارے, خودکشیاں کیوں بڑھ رہی ہیں, کرائمز کیوں بڑھ رہے ہیں, کرپشن کیوں بڑھ رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ ایک بچہ آدمی جب گھر کا سربراہ رات کو آتا ہے اس کی دیہڑی نہیں لگتی اور گھر میں دیکھتا ہے بچوں کو بھوکا پیاسا, وہ کیا کرے گا؟ یا خودکشی کرے یا کرپشن کرے گا یا جرائم کرے گا. اچھا رہی صحیح کسر زاہد صاحب کووڈ نے پوری کر دی. جب سے کووڈ آیا ہے بے روزگاری میں حد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے وفاق اپنی چلا رہا ہے, سندھ گورنمنٹ اپنی چلا رہی ہے, سب اپنی چلا رہے ہیں, لیکن بیچ میں عوام پس رہی ہے. دیکھیں کووڈ میں جو کووڈ کے آپ کو ابھی یہ آنے والے سبق کر لیں, چند ماہ میں, چند روزوں میں یہ دبا دیا گیا, معاملہ اٹھا تھا,
मीडिया ने भी दबा दिया। कोविड में जितनी करप्शन कोविड के जो फंड्स में हुई है, खरबों रुपए, खरबों डॉलर, मैं आपको बता दूं, ये आपको बात अनकरीब खुल जाएगी, ये मेरी बात नोट कर लें पेपर पे। जितनी अगर वो पैसे जो है अब लगाए जाते तो मेरा ख्याल है कि बेरोजगारी भी खत्म हो जाती। एक मैं बड़ी बात बताऊं, एक पीटीआई गवर्नमेंट ने गुर्बत मिटाने के लिए और बेरोजगारी मिटाने के लिए लोगों को स्लोगन और वादे किए थे ना, ये लोगों को भिखारी बनाने के तो नहीं किए थे। वो क्या खोलते जा रहे हैं अपना सेंटर्स जो है खाने पीने के, और बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह दस्तरखान लगा रहे हैं। करोड़ रुपए आप ये रोज टीवी में मीडिया में बता रहे हैं कि हम सेंटर खोल के खाना मुफ्त दे रहे हैं। आप जब 10 सेंटर के बजाय एक कारखाना बढ़ाएं तो 1000 नौकरी बढ़ती है, बजाय के 10,000 लाइन में भिखारी बना के एक शरीफ आदमी और सफेद पोश आदमी को आप खाने के लिए लाइनों में खड़ा कर रहे हैं। तो आप वही पैसे वहां ना लगाएं, 10 सेंटरों में रोज के महीने के जो लगाते हैं करोड़ों रुपए, आप वो कारखाने वालों को लगाएं, गैस दें कारखाने वालों को, लोगों के बिलों में वो पैसे लगाएं, कमी करें। फिर आप एक और मैं आपको बड़ी अहम बात बताता चलूं कि ये बड़ा एक आजकल खान साहब एहसान भी कर रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को मैंने इतने कंस्ट्रक्शन में तरक्की हो रही है, सरिया और सीमेंट और बाज इंडस्ट्रियां जो हैं उनके मजदूर नहीं है काम करने के लिए जी। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये आपको एक और बात बताता चलूं, ये भी एक खास तबके को नवाजा जा रहे हैं। सरिया 1,35,000 रुपए से चंद माह में 1,80,000 75 से 80,000 का टन हो गया है। ये कौन सा माफिया कार्टेल है जो बताएं? ये खान साहब कह रहे हैं घर बनाएं, जब एक सीमेंट की बोरी 600 रुपए से वो 750 रुपए पर चली गई है, वो कहां से घर बनाए? गरीब आदमी जो घर बनाने की पहले सोच भी रहा था 2 कमरों का मैं स्लेब डाल के घर बना लूं या कुछ कर लूं, तो वो सीमेंट और वो सरिये। अच्छा जाहिद साहब, अगर हम तिजारती खसारे के हवाले से बात करें, जाहिर है मुल्की शरह की, तो अगस्त के महीने में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा जो 4 अरब डॉलर का तिजारती खसारा बनता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उसके हवाले से भी कुछ बताइए आप। देखिए, मैं एक्सपोर्ट जब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, क्योंकि मैं अपना चेयरमैन हूँ फ्रूट वेलफेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन का। हमारा जो है अपना एक्सपोर्ट होता है मैंगो और ऑरेंज और ये काफी। हमारी अपना जो हमारा टारगेट है वो 1.5 लाख टन जो है वो मैंगो हम से बेचते हैं और लाखों टन हम जो है ऑरेंज बेचते हैं। हमारा रेवेन्यू जो आता है टारगेट होता है 100, अभी तक हमने मैंगो में 1.5 लाख टन का दिया था, जिसमें हमने 125 मिलियन डॉलर जो है अभी तक रेवेन्यू टारगेट कर लिया है। हम 150 तक जाएंगे। इसी तरह अभी ऑरेंज आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं एक्सपोर्ट के हवाले से, हमें एक मैं और इंडस्ट्री की तो मुझे डीपली जाऊंगा, बड़ी लंबी डिबेट है। एक मैं खुद डील कर रहा हूं, तो इसमें हमारे साथ क्या किया गया है, एक वजीर का बयान आप देखें सिर्फ कार्गो का वो पीआईए का देने पे कि जी ये जाली अपना लगे हैं, हमारे पायलट जो है डिग्रियां जाली हैं, उस वजह से हमें करोड़ों रुपए का जो लॉसेस होता है, वीकली लॉसेस वो फ्रेट में होता है, क्योंकि हमारी पीआईए जो है इस बयान की वजह से सिर्फ यूरोप में बैंड हो गई, दूसरी जगह बैंड हो गई, चंद मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। अच्छा जाहिद साहब, आपने कहा कि आप खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस में हैं, जाहिर है फ्रूट्स आपकी जानिब से जाता है। ये बताएं, ड्यूरिंग कोविड जो ये तमाम 3 साल चले दौरे हुकूमत की ही हम बात कर लेते हैं, कितना फर्क आया है मार्जिन में आपके? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ चीजों की जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, लेकिन इनकी पॉलिसियां, मैं अब मेजर चीज जो बताऊं, पाकिस्तान में जो चीज है, आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अपनी खास चीजों को आप तकवीत दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो रोजमर्रा की हैं, जैसा आप गंदम ले लें, आपने चीनी को डमी एक्सपोर्ट किया, डमी तरीके से फिर इंपोर्ट किया, सब्सिडाइज किया, सब्सिडी दी, अरबों रुपए
ठीक है, एक कार्टेल माफिया को नवाजा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि काटन की अभी हमें क्राइसिस पैदा होने जा रहे हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी इस वक्त बनी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आपको पता है पहले ही ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले यहाँ से बांग्लादेश और उधर शिफ्ट हो गए थे, सारी हमारी इंडस्ट्री बैठ गई थी। अब हमारा जो है एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, आपको पता है हमारी एग्रीकल्चर बैकबोन है, और उस एग्रीकल्चर कंट्री में हमें वीट जो है इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें जो है टमाटर तक बाहर ईरान से मंगाने पड़ते हैं, और हमें जो है चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, हमें काटन लाखों टन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है जिसमें तो जाहिर साहब ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम खुद बजाते खुद मुख्तार हैं? तो हम खुद मुख्तार अपने सिर्फ रिवेंज की सियासत में कि अपोजिशन को किस तरह नीचे। गालिबन राबता मुनक़ता हो गया है। सियासी तज्ज़ियाकार और सीनियर रहनुमा जाहिद आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जा रहा है। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। ना सिर्फ आवाम बल्कि हर तबक़े फ़िक्र के लोग इस वक्त परेशान हैं कि क्या होगा आगे चलकर, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, इस अमल में किस हद तक उसका अमल दखल है महंगाई की शरह में इजाफे का, इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से। शहर कायद की आवाम महंगाई से नाला नज़र आ रही है। पूरे पाकिस्तान में जहां एक जानिब महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है, वहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। बात करें आटे की, बात करें चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन देखते ही देखते उसमें भी इजाफा हो गया है। 100 रुपये से ज़ायद की चीनी दस्तयाब है हर जगह पर, जबकि इसके साथ साथ 22 अशिया ज़रूरिया ऐसी हैं जिनकी कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं और मज़ीद इम्कान बताया जा रहा है उनके बढ़ने का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे जैसे इजाफा होगा, उसी हिसाब से तमाम तर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होता चला जाएगा। आपको हम बताते चलें इस हवाले से मजीद कि जहां देखने में आ रहा है, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल इस मामले में काफ़ी ज़्यादा उसका अमल रहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से जहां एक जानिब तिजारती खसारा देखने में आ रहा है, तमाम तर अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं डॉलर की कीमत में भी देखते ही देखते इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। डॉलर की कीमत बढ़ती ही चली जा रही है। अवाम परेशान है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पीटीआई गवर्नमेंट, तब्दीली सरकार कहाँ है, कोई नहीं पूछ रहा है। अवाम यही कह रही है कि हम तो रोटी चटनी की बात करते थे, लेकिन अब तो हम चटनी के भी रवादार नहीं हैं, सिर्फ रोटी तक महदूद होकर रह गए हैं। हमारे रोज़गार बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए हैं। इसी हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ विंग नादिर गबूल साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो मैं बात करूंगी कि गबूल साहब, शहर कायद में आवाम ज़्यादा परेशान इस वजह से है और नाराज़ है कि कोरोना सूरत हाल में आपकी जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, रोज़गार के मौके उस वजह से कम हो गए हैं, मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ गई है। नहीं, देखें, जब लॉकडाउन नहीं भी था, कोरोना नहीं भी था, तो उससे पहले भी इमरान खान साहब ने कौन से कोई इंडस्ट्री को फरोग दिया या रोजगार को फरोग दिया। उन्होंने आते ही वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, तो उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने के बजाय उल्टा ले ली उन्होंने। पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, जो वफाक का तोहफा है, जो महंगाई की सूरत पे आप जैसा खुद फरमा रही थी कि चाहे आटा ले लें, चीनी ले लें, दालें ले लें, पेट्रोल ले लें। यही पेट्रोल के ऊपर कहते थे असद उमर कि 40 रुपए का होना चाहिए, आज 120 रुपए का हो गया है, बल्कि 140 का भी सुना है जल्दी हो जाएगा।
اس کے علاوہ عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جب کرپشن ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے جو حکمران ہیں وہ بے ایمان ہیں. تو اس وقت تو حکمران اتنے بے ایمان ہیں کہ اتنی مہنگائی میں نے تو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ پہلے کبھی ہوئی نہ ہو, پر مشکل ہے کہ اتنی مہنگائی کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہو. اس وقت پاکستان ٹوٹلی اکنامک بریک ڈاؤن کی طرف جا چکا ہے اور کوئی راستہ بھی نظر نہیں آ رہا. یا تو کوئی ہوپ ہوتا نا کہ بھئی اگلے چلو 3 سال میں اس نے بیڑا غرق کر دیا, اگلے 2 سال میں کچھ کر لے گا, تو اگلے 2 سال کے لیے بھی کوئی حکمت عملی ان لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. ابھی آپ جیسے پنجاب میں ہی دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. 7واں آئی جی لگائے, 5واں انہوں نے چیف سیکرٹری ہٹائے, تو ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے, گھر لوگوں سے چھین لیے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ روٹی اور چٹنی کی باتیں, چٹنی نہیں ہے روٹی ہے. میں کہتا ہوں نہیں, روٹی مہنگی ہو گئی ہے, روٹی نہیں ہے, چٹنی پھر بھی کہیں سے یہ لوگ 20 کے عوام بنا لیں گے, مگر روٹی نہیں ملتی. روٹی کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, روٹی کے پرائز بھی بڑھ گئے ہیں کافی زیادہ. ایگزیکٹلی, روٹی نہیں افورڈ کر سکتی ہے عام عوام. آپ کراچی میں ذرا گھومیں پھریں, آپ دیکھیں ذرا گزری میں, کورنگی میں جو عام آدمی ہوتا تھا وہ بہت پریشان ہے. کوئی اس کو ہوپ نظر نہیں آ رہا. نوکریاں چھین لی گئی. اس طرح انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اسٹیل مل کو یہ لوگ دوبارہ فعال کریں گے, تو اسٹیل مل کو تو انہوں نے نشکاری کی طرف لے گئے ہیں. پی آئی کا انہوں نے کیا حال کر لیا ہے. جو آپ نے دیکھا تھا ان کا جو نائل وزیر تھا غلام سرور خان, انہوں نے ایسی الٹی سیدھی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان ایئر لائنز کا مذاق اڑایا گیا اور فلائٹیں بھی ہماری بند کر دی گئی. روزگار پی آئی سے بھی چھین لیا گیا. بلکہ میں آپ کو کیا ابھی کون سی کہانی سناؤں ابھی سر. لیکن عمران خان صاحب اپنی گورنمنٹ کے 3 سال مکمل ہونے پر بڑے خوش نظر آ رہے تھے. وہ تو بڑا سراہ رہے تھے اپنی تمام تر کابینہ کو کہ ہم نے بہت بہترین کام کیا ہے. اس کی وجہ تو ان کو ڈونکی راجا کہتے ہیں نا. ڈونکی راجا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو اپنی نائلی نظر ہی نہیں آ رہی, اور اپنی نائلی کا وہ بیسیکلی خوشیاں منا رہے ہیں. جب عوام ان کو بدوائیں دے رہی ہیں, عوام کہہ رہی ہے بھائی ہماری جان چھوڑو, بے شک نیا الیکشن کرا دو, تو عمران خان تو سمجھ ہی نہیں رہے کہ عوام کتنی نفرت کرتی ہے ان سے, سو کتنی بدوائیں ان کو مل رہی ہے. کراچی شہر سے انہوں نے 14 سیٹیں لی تھی. خود عمران خان صاحب نے 1 سیٹ جیتی تھی. اپنی سیٹ چھوڑنے کے بعد وہ تو خیر کبھی آئے ہی نہیں, مگر ان کے جو باقی 13 MNAs بھی ہیں وہ بھی کبھی اپنے علاقے میں نہیں گھومتے. کراچی کا یہ صورتحال ہے کہ آپ نے خود دیکھا کہ پوری دنیا کے سامنے کس طرح مذاق اڑا کہ ایک کشتی جو پچھلے دنوں پھنس گئی تھی سی ویو سمندر پہ, وہ 2 مہینے بعد انہوں نے جا کے نکالی ہے. تو یہ تو KPT کا حال ہے. جو علی زیدی جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا کہ میں بہت بڑا کوئی سپر مینیجر ہوں اور سپر میں کام کر کے دکھاؤں گا, تو اس کو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت کیا مل گئی, اس نے KPT جیسے زبردست ادارے کو ایسا نااہل اور بیکار کر دیا کہ 2 مہینے سے ایک کشتی یہ لوگ نہیں نکال سکتے تھے. تو دنیا جو کراچی کی طرف دیکھتی ہے کہ ایک ٹریڈ ہب ہے, ایک پورٹ ہب ہے, اور یہ گوادر کو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک پورٹ ہب بنانا چاہ رہے ہیں پورے ریجن کا, افغانستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے. تو کیا امید رکھ سکتے ہیں ان سے؟ کوئی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں ہے. عوام سمجھ گئی ہے کہ انہوں نے صرف بیوقوف بنایا ہے, عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا, باقی سب کو چور لٹیرا ڈاکو بول کے انہوں نے کسی نہ کسی طرح کر کے انہوں نے جوڑ توڑ کر کے غیر سیاسی پاورز کو استعمال کر کے کسی طرح انہوں نے حکومت لے تو لی. مگر اب آگے کے لیے کیا کرنا ہے یہ تو اب عوام کو سوچنا پڑے گا کہ اچھا نادر قبول صاحب, کابینہ اراکین جو اس وقت خان صاحب کی ٹیم میں ہے, کس حد تک مطمئن ہے کیا وہ مہنگائی کی شرح میں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آگے بڑھیں تو؟ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ٹیم چینج کرنے میں وہ ڈرتے نہیں ہیں, مگر انہوں نے کون سی ٹیم چینج کی؟ انہوں نے پہلی بات ڈے 1 سے انہوں نے وہی مشرف کی ٹیم, چاہے عمر ایوب خان ہو جائے, چاہے شیخ رشید ہو جائے, چاہے خسرو بختیار ہو جائے, تو وہی ٹیم کو انہوں نے شامل کیا دوبارہ اپنی کابینہ میں. اور جب کابینہ پرفارم نہیں کر رہی 3 سال سے, تو انہوں نے کون سا وزیر بدلا؟ صرف وزارتیں بدلی ہیں. وزارتیں بدلنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا. اگر ایک نااہل شخص ہے جیسے فواد چودھری ہے, اگر وہ نااہل ثابت ہو گیا تھا اور اسد عمر نااہل ثابت ہو گیا تھا, تو اسد عمر سے وزارت ایک لے کے دوسری وزارت دے دی اس کو. کوئی انہوں نے نیا شخص نہیں لایا نا, یا تو وہ کوئی مطلب وہ ایک چین چلتی چلی آ رہی ہے کہ ایک کو بدلو دوسرا وہی لاؤ, دوسرے کو بدلو تیسرا وہی لاؤ, کوئی نیا شخص نیا فیس نہیں آیا ہے اب تک کام کرنے. ایگزیکٹلی 3 سالوں میں انہوں نے کوئی نیا فیس نہیں لے کر آیا, وہی نئے لوگوں کو چلا رہے ہیں, بس صرف میوزیکل چیئرز کھیل رہے ہیں, اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں. تو عوام کو تو کوئی ریلیف مل نہیں رہا. بد سے بدتر ہو چکا ہے پاکستان کی صورتحال اس وقت. یا تو کم از کم چلیں ایٹ لیسٹ ابھی اگلے 2 سال کے لیے ہمیں کوئی امید ہوتی, مگر نہیں ہے اس وقت کوئی امید. میں تو عوام سے صرف
कहूँगा कि आवाम जब एक दफा इकट्ठी हो जाए तो फिर बड़ी से बड़ी कुर्सी को हिला देती है। बिल्कुल। जब मुशर्रफ को हमने हटा दिया तो फिर इमरान खान क्या चीज़ है। आवाम को अब सड़कों पर निकलना पड़ेगा और मुतालबा करना पड़ेगा इमरान खान से, बल्कि मुतालबा क्या उसको लात मार के निकालना पड़ेगा। आवाम मुतालबा करे कि अब तब्दीली वाकई ही चाहिए। अच्छा गबूल साहब ये बताएं, तिजारती खसारा इसकी वजह से रुपए में दबाव में कमी भी नजर आ रही है, जाहिर है दबाव कम नजर आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल भी इस तिजारती खसारे की बड़ी वजह है। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको ये जो खसारा हो रहा है तिजारती, जाहिर अगस्त के महीने में सबसे बड़ा तिजारती खसारा यहाँ पे नोट किया गया है, कोई 4 अरब के करीब है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है वो कहना नहीं चाहिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बोलते क्योंकि मेरा मुल्क है, मुझे बहुत प्यार है अपने मुल्क से, मगर पाकिस्तान दुनिया के सामने एक मजाक बन चुका है। पाकिस्तान की अब दुनिया में कोई इज्जत नहीं रह चुकी है, पाकिस्तान फर्दर एलिनेट हो चुका है। इमरान खान साहब ने बड़े मजे से आके बोल तो दिया एब्सोल्युटली नॉट, मगर वो एब्सोल्युटली नॉट का मतलब क्या था? एब्सोल्युटली नॉट का जो रिजल्ट आया वो यही कि अमेरिका हमसे और दूर हो गया। अमेरिका आपको पता है हमारा सबसे बड़ा ट्रेड तिजारती पार्टनर है, सबसे ज्यादा जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका जाते हैं, टेक्सटाइल की सूरत में, लेदर की सूरत में। तो अगर हम अमेरिका जो हमारा एक ट्रेड पार्टनर है उसको हम नाराज करेंगे ऐसे एक मुल्क के लिए जो कभी हमारा माजी में हमारा दोस्त नहीं रहा, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? तिजारत हमारी इम्प्रूव तो नहीं होगी, उल्टा और डाउन जाएगी। तो हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी है नहीं, ट्रेड पॉलिसी हमारी है नहीं, डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। हमें चाहिए था कि अमेरिका के साथ और दोस्ती हम बढ़ाते ताकि कम से कम हमारी तिजारत को तो इफेक्ट नहीं होता ना। अभी आप तालिबान से थोड़ी उम्मीद लगाएंगे कि वो आपके साथ तिजारती पार्टनरशिप करेंगे, वो तो खुद आपको पता है किस सोच के लोग होते हैं वो। तो मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हूँ पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, क्योंकि कुछ विजन नजर नहीं आ रहा अभी सिर्फ। अच्छा नादिर गबूल साहब, पेट्रोल की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी तरह चीनी की कीमत में 85 रुपये मुकर्रर की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन लगातार इजाफा देखने में आ रहा है। आटा भी महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या ऐसा इकदाम होना चाहिए कि आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? देखिए, एक ही सिर्फ हमारे पास चारा है, वो इमरान खान से छुटकारा है, इसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं है। क्योंकि जब तक ये एक नाअहल शख्स हमारे सबसे आला कुर्सी पे बैठा हुआ है तो मुल्क की कोई। आपको नहीं लगता कि काबीना अरकान में रद्दोबदल करने से भी कुछ शायद बेहतरी आ जाए? नहीं जी, जब आपका जो टॉप वजीर होता है वो वजीर आजम होता है जी, जब वो नाअहल हो तो उसके नीचे जितने भी काबीना के अफराद होंगे, क्योंकि जितने भी वज़रा होंगे वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब जब तक विजन अपना नहीं क्लियर करेंगे कि वो चाहते क्या है, तब तक नीचे जो वजीर होंगे वो भी सही तरह से काम कर नहीं सकेंगे। और इनकी पार्टी में वैसे भी आप देख लें, पीटीआई में कोई इस तरह के अफराद है ही नहीं जो जिसको आप कह सकें कि उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कोई तब्दीली या बेहतरी लेकर आए। सारे वही नाअहल लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ रह चुके हैं, जोड़ तोड़ के इन्होंने इधर उधर से लोग ले आए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता। अब शौकत तरीन साहब भी हालांकि हमारे अपने खुद थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के दौर में, मगर उनसे भी कोई उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि वो कोई बहुत बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। अभी जब इलेक्शन अल्लाह करे जल्दी हो जाए, 2023 तो बहुत दूर है, अगर 2023 तक इंतजार करें तो पाकिस्तान मजीद बुराई की तरफ जाएगा। डॉलर शायद 200 रुपए का हो जाएगा, तब तक पेट्रोल शायद 150 रुपए का हो जाएगा, तब तक तो हम 2023 का इंतजार नहीं कर सकते। आवाम को निकलना पड़ेगा सड़कों पे और तब्दीली आवाम को खुद ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल, आवाम को निकलना पड़ेगा सड़कों पर, तब्दीली आवाम को लानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी यूथ विंग नादिर गबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो यही कह रहे थे किसी न किसी तरीके से तब्दीली की ज़रूरत है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि खान साहब अब कुछ अपना भी हुनर दिखाएं, आगे बढ़ें, आवाम की बात सुने। आवाम परेशान है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, महंगाई की शरह हद से तजावुज कर चुकी है, खसारे एक जानिब, लेकिन आवाम आपकी जानिब देख रही है, आपसे सवाल कर रही है, क्योंकि आप वजीर आजम पाकिस्तान हैं। आप ही से सवाल कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें रिलीफ मिलेगा, हम दाल रोटी ही खा सके इतना हमें मिल जाए, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। आम आवाम सरापाए एहतिजाज बन चुके हैं। इसी के साथ ही मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।